एक बेगुनाह लगभग 9 साल जेल में बंद रहता है और सजा काटता है उस जुर्म की जो उसने कभी किया ही नहीं था। लेकिन सलाम उस वक्त को जिसने खुलासा किया, असली कातिल की पहचान हुई और बेगुनाह रिहा हुआ। आइए जानते हैं ये दिलचस्प कहानी, आखिर हुआ क्या था। ये बात है 1984 की। अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। 9 साल की बच्ची डाउन हैमिल्टन शाम को अपने घर के बाहर दोस्तों के साथ खेल रही थी। ये उसके लिए एक बिल्कुल आम दिन था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। शाम ढलने लगी और धीरे धीरे सब बच्चे अपने घर लौट गए, लेकिन डाउन घर नहीं पहुंची। पहले उसके परिवार को लगा शायद वो किसी दोस्त के घर रुक गई होगी, लेकिन जब काफ़ी देर तक उसका कोई पता नहीं चला तो पूरे इलाके में तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस को भी खबर दे दी गई। पड़ोसी और पुलिस हर गली, हर पार्क और आसपास के हर कोने में उसे ढूंढने लगे, लेकिन उस रात डाउन का कोई पता नहीं चला। अगली सुबह सर्च टीम को एक ऐसी जगह से कॉल आई जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। डाउन मिल चुकी थी, लेकिन जिंदा नहीं। उसे बेरहमी से मारा गया था और छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ था। पुलिस ने तुरंत इसे मर्डर इन्वेस्टिगेशन डिक्लेयर कर दिया। अब पूरे शहर में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इस मासूम बच्ची का कातिल कौन था। इन्वेस्टिगेटर्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस केस में जो होने वाला था वो अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जुडिशियल मिस्टेक्स में से एक बन जाएगा। मर्डर की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोगों के बीच बहुत गुस्सा था, पुलिस पर जबरदस्त प्रेशर था। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, कातिल कौन है। जांच टीम ने क्राइम सीन से हर मुमकिन सबूत इकट्ठा किए। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू हुई। दर्जनों लोगों से सवाल किए गए और धीरे धीरे कुछ गवाहों ने एक ही तरह के आदमी का जिक्र करना शुरू किया। पुलिस ने उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपनी तलाश और तेज कर दी। कुछ ही दिनों बाद उनकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो देखने में उस डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता था। उसका नाम किर्क ब्लड्सवर्थ था। पुलिस ने किर्क को पूछताछ के लिए बुलाया। उसने हर इल्ज़ाम से इनकार किया। उसका कहना था, मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यही नहीं रुकी। पुलिस ने गवाहों के सामने उसकी पहचान करवाई और वही हुआ जिसने इस पूरे केस की दिशा बदल दी। एक के बाद एक कई गवाहों ने उसी आदमी की तरफ इशारा कर दिया। अब इन्वेस्टिगेटर्स को भी लगने लगा कि शायद उन्होंने कातिल को ढूंढ लिया है। मीडिया ने भी इस खबर को जोर शोर से दिखाना शुरू कर दिया। पूरे शहर में एक ही बात चल रही थी, केस सॉल्व हो चुका है। पुलिस ने किर्क को गिरफ्तार कर लिया। उससे लगातार पूछताछ की गई, लेकिन हर बार उसका सिर्फ एक ही जवाब था, मैं बेकसूर हूँ। इन्वेस्टिगेटर्स को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उनके पास आई विटनेसेस थे जिन्होंने किर्क की पहचान की थी। धीरे धीरे पुलिस को लगने लगा कि उनके पास कोर्ट में केस चलाने के लिए काफी सबूत हैं। कुछ ही महीनों बाद मुकदमा शुरू हुआ। कोर्ट रूम लोगों से भरा हुआ था। मीडिया भी हर रोज इस केस की खबर दिखा रहा था। एक एक करके गवाह कोर्ट में आए। उन्होंने किर्क की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें पूरा यकीन है यही कातिल है। ज्यूरी ने सबूत देखे, गवाहों की बातें सुनी और काफी सोच विचार के बाद अपना फैसला सुना दिया। ये अदालत किर्क को रेप और मर्डर के जुर्म में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। फैसला सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। विक्टिम के परिवार को लगा आखिरकार उन्हें इंसाफ मिल गया। पुलिस ने भी चैन की सांस ली, क्योंकि उनके हिसाब से ये केस हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे बैठा वो आदमी आज भी सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, मैं कातिल नहीं हूँ। उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि उस वक्त सबूत, गवाह और कानून सब उसके खिलाफ खड़े थे। साल बीत गए। किर्क अब भी जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन उसने एक बात कभी नहीं बदली, मैं बेकसूर हूँ। शुरू में किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसी दौरान दुनिया में फोरेंसिक साइंस तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक नई टेक्नोलॉजी DNA टेस्टिंग का जन्म हो रहा था। पहले पुलिस सिर्फ गवाहों और परिस्थितियों पर ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन अब DNA किसी भी इंसान की पहचान का सबसे मजबूत साइंटिफिक सबूत माना जाने लगा था। जेल में बैठे उस आदमी ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने बार बार अपील की कि इस केस में मिले सबूतों का DNA टेस्ट करवाया जाए। पहले इस मांग को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई, लेकिन कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने DNA टेस्टिंग की इजाज़त दे दी। सबको लग रहा था कि ये टेस्ट सिर्फ पहले वाले फैसले को और मजबूत करेगा। पुलिस को भी पूरा भरोसा था कि रिपोर्ट आने के बाद हमेशा के लिए बहस खत्म हो जाएगी। लेकिन लैब से आई रिपोर्ट ने सिर्फ इस केस को ही नहीं
बल्कि पूरे अमेरिका के जस्टिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था क्राइम सीन से मिला डीएनए किर्क का था ही नहीं। डीएनए रिपोर्ट ने साबित कर दिया था कि जिस आदमी को सालों तक कातिल समझा गया वो पूरी तरह बेकसूर था। कोर्ट ने उसकी सजा रद्द कर दी और 9 साल के बाद 1993 में किर्क जेल से रिहा हो गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली कातिल को पकड़ना था और सजा दिलानी थी। पुलिस ने क्राइम सीन से मिले डीएनए को दोबारा डेटाबेस में सर्च किया और इस बार उनके सामने एक नाम आया, किम्बर्ली शे रफनर। डीएनए ने पहली बार बता दिया कि असल में जुर्म किसने किया था। लेकिन एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। पुलिस जब तक किम्बर्ली तक पहुंचती तब तक वो मर चुका था। दुनिया की अदालत को वो बेवकूफ़ बनाने में सफल रहा, लेकिन प्राकृतिक उसे उसके जुर्म की सजा बहुत पहले ही दे चुकी थी। इसलिए वो कभी कोर्ट के कटघरे में खड़ा नहीं हो सका। शायद कानून उस तक देर से पहुंचा, लेकिन सच फिर भी दुनिया के सामने आ गया। एक तरफ असली कातिल की पहचान हो चुकी थी और दूसरी तरफ एक बेकसूर इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 9 साल उस जुर्म की सजा काटते हुए गुजार दिए जो उसने किया ही नहीं था। आखिरकार आज़ाद था। ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री ही नहीं था, बल्कि ये सबूत था कि कभी कभी सच को सामने आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तो वो सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे जस्टिस सिस्टम की कहानी बदल देता है। सोचिए, अगर उस वक्त डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं होती या किर्क खुद से हार मान चुका होता और डीएनए टेस्ट के लिए अपील ही नहीं करता, तो क्या एक बेकसूर इंसान अपनी पूरी जिंदगी कातिल बनकर ही गुजार देता? आपकी क्या राय है? मुझे तो लगता है जिन गवाहों ने कोर्ट में किर्क की पहचान की थी उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि 9 साल जेल में कोई छोटा वक्त नहीं होता। कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसी ही सच्ची मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और ऐसी कहानी के साथ, तब तक सुनते रहो बस।